चेक कर लो, वॉइस आ रही है ना, वॉल्यूम आ रहा है, सब कुछ ठीक है। स्टार्ट। हम लोगों ने पिछली क्लास में बेलमेंट के अंदर, बेलमेंट तो खत्म कर लिया था, प्लेज भी खत्म कर लिया था। प्लेज के अंदर केवल एक टॉपिक लास्ट का रह गया था, प्लेज बाय नॉन ओनर्स। बोलो ना हाँ। प्लेज बाय नॉन ओनर्स हो गई। सवाल उठा, अगर आपको याद हो तो आपने फाउंडेशन के अंदर या सीपीटी के अंदर एक कॉन्सेप्ट किया था, सेल बाय नॉन ओनर। याद है? सेल बाय नॉन ओनर, ये डिप्टो वही कॉन्सेप्ट है, बस वो सेल था तो यहां पर प्लेज है। यानी कि कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही है, डिप्टो उसी की कॉपी है, बस सेल की जगह प्लेज लिख दिया गया। मतलब क्या था सेल बाय नॉन ओनर का मतलब? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरी कार नीचे खड़ी है, मैं यहां क्लास ले रहा हूं, क्लास खत्म करने के बाद मैं नीचे गया, सब कुछ ठीक ठाक था, वैसा ही लक्ष्मी नगर था, वैसा ही बोर्ड थे, बस मेरी कार नहीं थी। मैंने ड्राइवर से पूछा, मैंने कहा कार कहां गई? उसने मुंह झुकाया और कहा सर पैसे की जरूरत थी। मैंने कहा फिर? कहने लगा मैंने बेच दी। क्या ये बात सही है या गलत है? अब ऐसा तो हो नहीं सकता मैं रोज कार आऊं अपने सामने, नजरों के सामने सेकंड फ्लोर पे लेके आऊं, ये तो हो नहीं सकता। तो क्या करूं? यानी कि मैं इतना भी विश्वास नहीं कर सकता। लॉ कहता है दिक्कत तो है, मगर चिंता मत करो, अगर कोई व्यक्ति जो कि ओनर नहीं है गुड्स का, अगर वो गुड्स को बेचता है तो फिर उसे ये बेचने का अधिकार नहीं है। यानी कि अगर मेरी कार मेरे ड्राइवर ने बेची तो क्या मेरे ड्राइवर को कार बेचने की उसके पास लॉ की तरफ से क्या टाइटल है? नहीं। तो यानी कि सेल बाय नॉन ओनर क्या वैलिड होती है? बिल्कुल नहीं होती। सेल बाय नॉन ओनर वैलिड नहीं होती। क्योंकि सेल बाय नॉन ओनर वैलिड नहीं होती, इसे आपने एक लैटिन वर्ड में कहा भी था, याद होगा था, नेमो डेट कॉड नॉन हैबिट। याद आया या वही है बस? नेमो डेट कॉड नॉन हैबिट याद आया? जो कहता था कि नो वन कैन ट्रांसफर अ बेटर टाइटल देन ही हिमसेल्फ हैज। कहां गई वो सीपीटी की मैडम? याद ही नहीं आ रही, इंटर का इतना नशा चढ़ चुका है। चलो खैर, हाँ जी, नेमो डेट कॉड नॉन हैबिट जो कहता था कि नो वन कैन ट्रांसफर अ बेटर टाइटल देन ही हिमसेल्फ हैज। सिमिलरली अगर मान लीजिए मेरी क्लास के वक्त मेरा मोबाइल कुंदन के पास रहता है, क्लास के बाद मैं गया, मैंने कहा कुंदन मोबाइल कहां है? उसने कहा सर पैसे की जरूरत थी। मैं कहा कहां गया? कहने लगा मैं गिरवी रखवाया मोबाइल। तो क्या ये गलत नहीं है? गलत है कि नहीं? क्या वो व्यक्ति जो कि ओनर नहीं है, क्या वो बेटर टाइटल ट्रांसफर कर सकता है या क्या वो टाइटल ट्रांसफर कर सकता है? नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। कोई दिक्कत यहां तक? अरे बोलो ना हाँ या ना। कोई दिक्कत नहीं है? चलिए गुड वन। हम करने जा रहे हैं प्लेज बाय नॉन ओनर। प्लेज बाय नॉन ओनर में सबसे पहले प्लेज बाय मर्केंटाइल एजेंट। सवाल उठा मर्केंटाइल एजेंट, यानी कि जैसे मान लीजिए मेरा एजेंट है कुंदन, तो क्या कुंदन वैलिड प्लेज ट्रांसफर कर सकता है? यानी कि मेरा मोबाइल क्या आपको ट्रांसफर कर सकता है, आपको प्लेज कर सकता है? लॉ कहता है हाँ हो सकता है अगर कुछ कंडीशन पूरी हो जाए। पहला, कुंदन के पास मोबाइल आया कैसे? मैंने दिया या उसने चुराया? मैंने दिया, पहली बात। अच्छा, दूसरी बात, क्या जिसको उसने प्लेज किया क्या वो गुड फेथ में है? अगर हां, ये दो कंडीशन पूरी हो गई। पहली कंडीशन दोबारा बोलो कौन है? कुंदन कौन है? मेरा एजेंट है। जिसके पास पोसेशन कैसे आया? मैंने पोसेशन दिया उसे। और जिसको उसने ट्रांसफर किया क्या वो गुड फेथ में है? हां, अगर पौनी गुड फेथ में है, ये दोनों कंडीशन अगर पूरी हो जाती हैं तो ये प्लेज वैलिड होगा। ठीक होगी इतनी बात? तो पढ़ना शुरू कीजिएगा। एनी प्लेज मेड बाय हिम बाय मर्केंटाइल। अच्छा, मर्केंटाइल का मतलब क्या होता है वैसे? हम सीपीटी में मर्केंटाइल लॉ पढ़ा है, आज हम मर्केंटाइल का मतलब समझ रहे हैं। वाह। हाँ, मर्केंटाइल का मतलब तलाक, दलाल। तो ये जो सीपीटी में पढ़ा मर्केंटाइल लॉ मतलब दलालों का कानून। मर्केंटाइल का मतलब दलाल। क्या कह रहे हैं यार? क्या
मर्केंटाइल का मतलब कमर्शियल बिजनेस। खुदा का खौफ कर नालायक। हाँ जी, एनी प्लेज मेड बाय हिम शैल बी वैलिड प्रोवाइडेड द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। पहली कंडीशन, he must be in a possession either of the goods or the document of title to the goods, यानी कि एजेंट पोसेशन में होना चाहिए गुड्स या उनके डॉक्यूमेंट्स के। दूसरा, सच पोसेशन मस्ट बी विद द कंसेंट ऑफ द ओनर, ओनर के कंसेंट से ये उसने पोसेशन प्राप्त किया। एंड थर्ड वन इज दैट द पावनी, यहां पे ये सी पॉइंट काट देना, यहां पे आना, द पावनी शुड हैव नो नोटिस ऑफ द पाउनर्स डिफेक्ट ऑफ टाइटल इफ एनी, और दूसरे शब्दों में लिख देना, पावनी एक्टेड इन गुड फेथ। दूसरे शब्दों में वी कैन से दैट पावनी हैज एक्टेड इन गुड फेथ। चलिए फिर आते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। कहता है प्लेज बाय को ओनर इन पोसेशन। को ओनर का मतलब, मान लीजिए मेहता सर और मैंने मिलकर मोबाइल खरीदा, आईफोन 12 आया नहीं है, खरीद लिया है मान लो। अब मान लीजिए शर्त ये थी कि एक हफ्ता मैं अपने पास रखूंगा, एक हफ्ता मेहता सर रखेंगे। अब मेरे पास था मोबाइल, मैंने उठा के इतने में प्लेज कर दिया। जिसको मैंने प्लेज किया, गिरवी रखवाया, वो गुड फेथ में था। बताइए प्लेज वैलिड है या इनवैलिड है? लॉ कहता है बिल्कुल वैलिड है। अगर पावनी गुड फेथ में है, पढ़िएगा, the pawnee will get a valid title provided he acted in good faith, pledged by co-owner in possession। कोई दिक्कत यहां तक? सिंपल है ये भी। थर्ड पॉइंट ध्यान से देखना, क्योंकि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट आके ना थोड़ा हमारा दिमाग घूमता है, वो वॉइडेबल क्या हो गया ये। प्लेज बाय पर्सन इन पोसेशन अंडर अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब अगर याद हो आपको, प्लेज बाय पर्सन इन पोसेशन अंडर अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, अगर आपको याद हो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता था, सामने वाले पेज पे लिखना, ये राम है, ये सुलेमान है, सुलेमान भाई पूछे राम के पास, कहा राम ये अपना आईफोन 11 मुझे दे दो। ये वैसे बनाने की जरूरत क्या थी, आजकल तो नहीं होता ये, एंटीना है ये। चलिए, तो सुलेमान भाई ने कहा कि अपना ये फोन मुझे दे दो। राम ने कहा नहीं। सुलेमान ने कहा, फिर कहा मुझे दे दो। राम ने कहा नहीं। सुलेमान ने बंदूक निकाली। अब राम मोबाइल देने को तैयार हो गया। क्या राम के साथ कोर्शन हुआ है? क्या राम एक एग्रीव्ड पार्टी है? हां या ना? तो राम एक एग्रीव्ड पार्टी है, राम के साथ कोर्शन हुआ है। दूसरे शब्दों में ये कॉन्ट्रैक्ट राम के ऑप्शन पर क्या हो जाएगा? वॉइडेबल हो जाएगा। वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ राम, एट द ऑप्शन ऑफ राम। जब मैं कहता हूं राम के ऑप्शन पर वॉइडेबल हो जाएगा, तो इसका मतलब है राम चाहे तो हां भी कह सकता है और राम चाहे तो ना भी कह सकता है। हां भी कह सकता है और ना भी कह सकता है। अगर राम कहता है हां, तो ये क्या बन जाएगा? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। और अगर राम कहता है ना, तो क्या बन जाएगा? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तो राम अगर हां कहता है तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ना कहता है तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। परंतु जब तक ना हां कहा ना कहा, तब तक कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वॉइडेबल। ये सारे कॉन्सेप्ट आई थिंक आपके बचपन के क्लियर हैं। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है। अभी तक इसमें मना नहीं किया गया कि इतने में सुलेमान भाई ने उठाकर, सुलेमान भाई ने ट्रांसफर कर दिया, प्लेज करवा दिया टू जय।
और जय जो था वो गुड फेथ में था, जय गुड फेथ में था। तो ये पूरा सीन बना। स्टेप नंबर 1 कोर्शन एक्सरसाइज हुआ। स्टेप नंबर 2 राम एग्रीड पर्सन बन गया। उसके बाद स्टेप नंबर 3 सुलेमान भाई ने प्लेज कर दिया जय को। सवाल उठा, क्या ये प्लेज वैलिड है? लॉ कहता है ये प्लेज वैलिड है अगर कुछ शर्तें पूरी हो जाएं तो। ये प्लेज वैलिड है अगर कुछ शर्तें पूरी हो जाएं तो। शर्तें क्या हैं? पहली शर्त जी, पहली शर्त क्या है? पहली शर्त है कि पोसेशन सुलेमान ने कैसे लिया? बाय सुलेमान अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिया। सुलेमान ने पोसेशन कैसे लिया? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिया। यहां तक पहले लिख लीजिएगा। सुलेमान ने पोसेशन वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिया। दूसरा, एग्रीव्ड पार्टी ने अभी तक मना किया है या नहीं किया? अगर वॉइडेबल है अभी भी तो इसका मतलब एग्रीड पार्टी ने अभी तक मना नहीं किया। अगर मना कर दिया ना तो उसके बाद प्लेज वैलिड नहीं हो सकता, ध्यान रखना। नॉट येट रिसाइंड। रिसाइंड का मतलब कैंसल्ड बाय राम। राम ने अभी तक मना नहीं किया। और तीसरा, जय। जय कौन है? क्या मैं कह सकता हूं पौनी है? दैट इज पौनी एक्टेड इन गुड फेथ। जय ने गुड फेथ में काम किया है। तो अगर ये 3 कंडीशन पूरी हो जाएं, दोबारा बोलूंगा, अगर ये तीनों कंडीशन पूरी हो जाएं तो ये प्लेज वैलिड हो सकता है। पहला, कंडीशंस को रिकॉल कीजिएगा। पहली कंडीशन क्या है जी? पोसेशन कैसे प्राप्त किया? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में। दूसरा, एग्रीव्ड पार्टी ने अभी तक यस कहा है या नहीं कहा? नहीं कहा, मतलब उसने अभी तक नो नहीं कहा, या यस भी नहीं कहा और नो भी नहीं कहा। थर्ड, पौनी किस में है? गुड फेथ में है। अगर ये तीनों कंडीशन पूरी हो जाएं तो हम कह सकते हैं कि ये प्लेज वैलिड है। पढ़ना शुरू कीजिएगा मेरे साथ। लिख लिया ये? चलिए, कहता है वेयर अ पर्सन ऑब्टेन द पोसेशन ऑफ द गुड्स अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, अंडर द वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, कॉमा डाल देना, the pledge created by him is valid provided, पहला, the contract has not been rescinded before the contract of pledge। resigned का मतलब कैंसिल नहीं हुआ। contract has not been मतलब कैंसिल नहीं हुआ, not yet cancelled। कोई लिखने की जरूरत है या रहने दूं? लिख लो चलो। not yet cancelled एंड द पौनी एक्टेड इन गुड फेथ। पौनी किस में है? गुड फेथ के अंदर है। ठीक है, तो ये था भाई साहब हमारा पूरे का पूरा प्लेज का टॉपिक। तो हमने इस चैप्टर के अंदर बेलमेंट एंड प्लेज की चर्चा की। बेलमेंट भी पढ़ा, प्लेज भी पढ़ा। नाउ द क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेलमेंट एंड प्लेज। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पेपर के लिए, ध्यान रखना। सबसे पहले जब भी डिफरेंस आए तो सबसे
पहला डिफरेंस बनना चाहिए डेफिनेशन। दोनों की डेफिनेशन कोट कर देना। डेफिनेशन, बेलमेंट की डेफिनेशन कौन से सेक्शन में है जी? सेक्शन 148। डेफिनेशन ऑफ प्लेज कौन से सेक्शन में है जी? सेक्शन 172। याद आया? चलिए, तो 148 में बेलमेंट है एंड 172 में प्लेज की डेफिनेशन है। बेलमेंट किस लिए होता है? किसी भी पर्पस के लिए, रक्षाबंधन बनाना था तो भी बेलमेंट था। बट प्लेज किस लिए होता है? केवल सिक्योरिटी फॉर द पेमेंट ऑफ डेट के लिए, यानी कि केवल सिक्योरिटी के रूप में गुड्स वगैरह दी जाती हैं और बदले में लोन लिया जाता है। बेलमेंट, बेली इज एंटाइटल्ड टू यूज द गुड्स, बेली गुड्स को यूज कर सकता है, मगर पौनी यहां पर गुड्स को यूज कर सकता है नहीं। पौनी तो बैंक है, वो थोड़ा ना बैंक की मैनेजर की वाइफ जो है तुम्हारी रिंग पहन के घूमेगी, ये तो हो नहीं सकता। चलिए, द बेली कैन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, बेली कैन आइदर रिटेन द गुड्स, मतलब लियन, दैट इज लियन, और ही कैन स्यू द बेलर फॉर हिज ड्यूज। या तो वो लियन एक्सरसाइज कर सकता है या फिर बेलर को स्यू कर सकता है। बट व्हाट अबाउट द प्लेज? क्या प्लेजी यानी कि पावनी के पास सेल का भी अधिकार है, गुड्स को बेचने का अधिकार है कि नहीं पावनी के पास? कल की क्लास में किया था ना, पिछली क्लास में। तो फिर आफ्टर प्रोवाइडिंग अ ड्यू नोटिस, याद आया, द पावनी हैज अ राइट टू सेल देम। कोई दिक्कत? बढ़ सकते हैं आगे? चलिए, दैट्स इट। ये हमारा था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। अब हम करने जा रहे हैं अपना नया चैप्टर शुरू कर, वेटेज 12 नंबर, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। जर्नल मीटिंग में कितनी क्लासें लगा दी थी? 9 क्लासें लगी थी हमारी जर्नल मीटिंग। वेटेज कितनी है? 8 मार्क्स। मैंने लिखवाया था ताकि जोश में रहो, एक्चुअल में 4 मार्क्स। तो सवाल उठा, सर आपने इतना तेल हमारा निकलवाया कैसे उस चैप्टर में? अब याद करो, पूरे जनरल मीटिंग में पूरे कंपनी लॉ का बेस बना था कि नहीं? तो इसलिए वो बेस था, और बेस में टाइम लगता है, तो इसलिए वेटेज है 4 नंबर। 9 क्लासें 4 नंबर पे लगी, और ये मुश्किल से 2 क्लासों का टॉपिक है 12 नंबर। मुश्किल से 2 क्लासें, और मुश्किल से वो भी, और 12 नंबर। तो देखो किस तरीके से स्कोरिंग रखी गई है। चलिए, नाम है जनरल क्लॉज एक्ट। जनरल क्लॉज एक्ट। अच्छा क्वेश्चन है, क्या करें, कॉपी करें या बुक करें? कॉपी में करवा दें। नहीं, बट लिखवाना मुझे इसमें बहुत है, तो बहुत लिखवाना है, तो मुझे लगता है कि कॉपी कर लो तो ज्यादा अच्छा है। जो वैसे बुक में लिखना चाहते हैं, स्पेस तो दिया हुआ है, मगर मुझे लग रहा है फिर भी थोड़ा गुच्चड़ मुच्चड़ हो सकता है। या तो एक काम करना, आगे कंटिन्यू करते जाना। जनरल क्लॉज के आगे क्या है? स्टैच्यूट है क्या? ना 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 ना, फिर तो अफोर्ड नहीं कर सकते, फिर तो यही लिखना है, कॉपी में लिखो। कॉपी में कोई जुगाड़ नहीं कर सकते? मैं बताऊं कितने पेज छोड़ने हैं? अरे यार, वो भगवान कृष्ण ने कहा था ना, क्या लेके आया क्या लेके जाएगा, सब यहीं छूटना है एक दिन, सब। वन 140 चल रहा है, 141, 2, 3, 22 या 20 पेज छोड़ देना। 1, 2, 3, 4। वो जो गूगल ड्राइव पे इस टाइम सुन रहे होंगे ना क्लास को, वो कहेंगे हम भी छोड़ेंगे। नहीं, गूगल ड्राइव वालों को छोड़ने की जरूरत नहीं है, कैमरे के सामने बोल रहा हूं, ये इन नालायकों को छोड़ने की जरूरत है।
चलिए, ये छुट्टियां करते हैं इसलिए। अब सुन लो जी, तुम्हारा ऑडिट एक तरफ चल रहा है, एक तरफ ये चल रहा है, तो इसलिए 20 पेज छोड़ देना ऑडिट के लिए। मुझे लग रहा है कम ना पड़े यार। यार 25 छोड़ दो, 25 छोड़ दो। 25 छोड़ दो। कंजूसी क्या करनी है इसमें, क्यों? नहीं, इतने भी मत छोड़ो। फेयरवेल पार्टी होगी, हाँ। मैंने घर पे आजकल डांस टीचर भी रख लिया है, रोज शाम को मेरी 2 घंटे ट्रेनिंग हो रही है। तुम अपनी बातें कर रहे हो, बताओ। नहीं, अभी नहीं, पहले मुझे फुल ट्रेन होने दो। ना, ऐसे नहीं भाई। हाँ, वो एक गाना सुना था, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। मैं नहीं कहता किताबों में लिखा है यारो। तुम कौन से जमाने में पैदा हुए? आजकल के गाने थोड़े ना वाहियात होते हैं, कुंडी मत खड़काओ राजा सीधा अंदर आओ राजा, ये वाहियात गाने होते हैं। यो, हमारा जमाना था, क्या गाने के लफ्ज होते थे, एक एक गाने के लफ्ज क्या क्या होते थे। फिल्म थी मुकद्दर का सिकंदर, अमिताभ बच्चन ने गाना गाया था ये वाला। मतलब गाना किसी और ने गाया था, अमिताभ बच्चन ने एक्टिंग की थी इस पे। क्या लफ्ज क्या था शुरुआत के, दोबारा बोलना। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। ये बिल्कुल ये फिट बैठती है इस एक्ट के ऊपर बात, जिसका नाम है जनरल क्लॉज एक्ट। यानी कि जो बात कहीं नहीं लिखी, जो बात कहीं नहीं लिखी, उस बात के लिए कहां आ जाना? इस एक्ट के पास आ जाना। तो जिसका कोई, किसी शब्द का कोई मीनिंग कहीं ना हो, तो उस शब्द का मीनिंग ये एक्ट देता है। याद आपको आ रही है या नहीं पता नहीं, मैं याद दिलाता हूं। एजीएम का टॉपिक हमने किया था। मैंने कहा था एजीएम वंस इन अ ईयर होनी चाहिए। फिर मेरा सवाल था ईयर का मतलब क्या? फाइनेंशियल ईयर। ईयर का मतलब क्या? फाइनेंशियल ईयर या कैलेंडर ईयर? ईयर का मतलब होता था फाइनेंशियल ईयर या कैलेंडर ईयर? फाइनेंशियल ईयर। कहीं नजर ना लग जाए, कुंदन को नजर उतरवाने का प्रावधान करो इनका, ऐसी नजर ना लग जाए इनको। इतना ज्ञान पता नहीं आ कहां से रहा है, मैं तो दे नहीं रहा, कोई और तो नहीं है मेरे बाद लॉ पढ़ा के जाता शाम को। मैंने ईयर का मतलब बताया था, हर कैलेंडर ईयर में एक एजीएम होती है, हर कैलेंडर ईयर में एक। तो यानी कि कैलेंडर ईयर। बट ये मैंने बात कहां से बताई थी? बड़ी सीधी सी बात है, पूरे कंपनी लॉ में ईयर का मतलब नहीं दिया हुआ। अगर कंपनी लॉ में ईयर का मतलब नहीं है, तो ईयर का मतलब मुझे क्या लेना चाहिए? जब पूरे कंपनी लॉ में ईयर का मतलब नहीं है, तो इसका मतलब ईयर का मतलब मुझे देखना पड़ेगा इस एक्ट के अंदर आकर, जनरल क्लॉज एक्ट के अंदर आकर। और जब मैं जनरल क्लॉज में एक्ट में आऊं, तो वहां लिखा है कि अगर किसी भी एक्ट में ईयर का मतलब ना दिया हो, तो ईयर का मतलब होता है कैलेंडर ईयर। क्लियर हो गई इतनी बात? सिमिलरली कई बार पर्सन की डेफिनेशन आती है। पर्सन, अब आप इनकम टैक्स में देखोगे तो पर्सन की डेफिनेशन दी हुई है कि पर्सन मींस द इंडिविजुअल, द पार्टनरशिप फर्म, द कंपनी, एओपी, बीओआई, ये सब दिया हुआ है। कंपनीज एक्ट में पर्सन की डेफिनेशन मैंने लिखवाई नहीं लिखवाई, तो फिर पर्सन कौन है? पर्सन वो है जो कि इस एक्ट में है, जनरल क्लॉज एक्ट में है। समझ आ गई बात? तो कहीं भी, कभी भी, किसी भी एक्ट में अगर किसी शब्द का मतलब नहीं दिया हुआ, तो उसका मतलब यहां से निकाला जाता है। ये इस एक्ट की महानता है। कोई दिक्कत यहां तक? चलिए, सिंस द वर्ड ईयर इज नॉट डिफाइंड इन कंपनीज एक्ट, thus we shall take its meaning from General Clause
act. In other words, any act framed after Constitution of General Clause Act shall derive the meaning of any term not defined thereunder from General Clause Act. एक तरीके से ये एक्ट मदर ऑफ ऑल एक्ट है। आप जब भी लॉ पढ़ रहे होते हैं, हर जगह लिखा जाता है ही इज एंटाइटल्ड, ही इज एंटाइटल्ड। कितनी पुरुष प्रधान सोच है, ही। तो लॉ मेकर जब तुम ही लिखते हो तो शी भी लिखो। वो कहता है क्यों लिखने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक्ट हमारे पास है। ये एक्ट कहता है कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग भूल जाओ, ये फर्क सब एक है। ही का मतलब शी भी है और शी का मतलब ही भी है। तो यानी कि अगर आप ही हैं तो आप शी भी हैं, और अगर आप शी हैं तो आप ही भी हैं। ये एक्ट कहता है। मैं नहीं कह रहा भाई, पहले कह रहा हूं मैं बेकसूर हूं। क्लियर हो गई इतनी बात? अरे बोलो ना हाँ। चलो जी, अब सवाल उठा इस एक्ट पर क्वेश्चन कैसे आते हैं। हटा दो इसे, लिखो। इस एक्ट के ऊपर क्वेश्चन कैसा आता है? टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। देखो जी, पूरे एक्ट को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं। एक इस एक्ट के अंदर रेलेवेंट है डेफिनेशंस। हाँ जी, एक रेलेवेंट है डेफिनेशंस, और एक है अदर प्रोविजंस। तीन क्वेश्चन आने हैं टोटल, 10 to 12 मार्क्स की वेटेज होगी। अब इन दोनों में से कॉम्बिनेशन 2:1 भी बन सकता है या 1:2 भी बन सकता है। 1:2 और 2:1, यानी कि छोड़ने लायक कुछ यहां पर है नहीं, हर चीज ध्यान देने योग्य है। तो हम सबसे पहले कुछ डेफिनेशन से शुरू करेंगे। कुछ उन डेफिनेशन के बाद फिर हम अदर प्रोविजंस करके फिर लास्ट में डेफिनेशन से ही खत्म करेंगे। मैं अब इस वक्त ऐसी डेफिनेशन करवा रहा हूं जिसका करवाना मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसके बिना मैं बाकी प्रोविजंस करवा नहीं पाऊंगा। ठीक है, तो मैं कुछ डेफिनेशंस जो कराने जा रहा हूं, बुक ओपन कर लीजिएगा अभी। सर आपका दीन मजहब है कि नहीं, कभी बुक कभी ये कभी बुक कभी ये, जरूरी है अभी बुक बताना। हालांकि लिखोगे आप कॉपी में ही, बट बुक उठा के मुझे डेफिनेशन बतानी जरूरी है इस टाइम। आप जितनी चीजें कर रहे हो, जितना सब कुछ पढ़ रहे हो, ध्यान रखना एक एक चैप्टर, एक एक टॉपिक की रिवीजन क्लिपिंग आती रहेंगी आपके पास। एक एक टॉपिक की रिवीजन क्लिप होंगी आपके पास, डोंट वरी। चलिए, अभी जनरल मीटिंग की रिवीजन क्लिप मेरी तरफ से पेंडिंग है। जनरल मीटिंग अभी मैंने पूरी जनरल मीटिंग की क्लिप बनाई नहीं है, अभी दी नहीं है आपको।
तो वो पेंडिंग है। जब तक जनरल मीटिंग की क्लिप नहीं होगी तब तक अगला चैप्टर शुरू नहीं होगा, तो मतलब इस हफ्ते तक उसे आना होगा। चलिए, सबसे पहली चीज मेरे लिए जो जरूरी है वो है सेंट्रल एक्ट। ये क्या होता है सेंट्रल एक्ट? ये वर्ड बहुत बार यूज किया जाना है, बहुत बार। अब इस एक्ट को करते हुए थोड़ा ध्यान रखना कि अजीब अजीब चीजें आएंगी, ऐसा लगेगा कि जैसे हम इतिहास के पन्नों में कहीं चल रहे हैं, बट पेज नंबर तो मोहमाया है 49। हाँ जी, वर्ड पढ़िएगा क्या है। सेंट्रल एक्ट की डेफिनेशन सेक्शन 3 क्लॉज 7 के अंदर डिफाइन है। कहता है जी, सेंट्रल एक्ट शैल मीन्स एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट and include an act of the Dominion legislature or of the Indian legislature passed before the commencement of the constitution, and act made before such commencement by the central government in council, by the governor general in council, or the governor general acting in the legislator capacity। भाई साहब ये शब्द लिख के तो ठीक है, नहीं तो लोटा उठाओ चलो हरिद्वार और बोलो हर हर गंगे, कुछ नहीं हो सकता। मार्क्स तो इन्हीं शब्दों ने देने हैं। ये और बात है कि अब इन शब्दों का मतलब मुझे समझ आना चाहिए, क्योंकि डेफिनेशन में तो मैं आपको इजी भी नहीं करवा सकता ना, चलो इन शब्द की जगह दूसरे लिखाओ, मार्क्स ही नहीं मिलेंगे, वो तो मैं मजे ले रहा हूं बस। हाँ, मैं अदर प्रोविजन के अंदर तो सारी अपनी लैंग्वेज लिखवा दूंगा, मगर ये डेफिनेशन के शब्द तो आपको अपने ये वाले रखने पड़ेंगे। अब मुझे एक एक शब्द का मतलब समझना है, बस काम खत्म हो जाएगा। एक काम कर सकते हैं हम, सेंट्रल एक्ट और सेंट्रल गवर्नमेंट की डेफिनेशन ना बुक के इनके सामने वाले पेजेस पे ही लगा दीजिएगा, चार्ट में बना दीजिएगा, ठीक है। सेंट्रल एक्ट और सेंट्रल गवर्नमेंट की डेफिनेशन, ताकि आपके सामने फ्लो चार्ट रहेगा तो आसानी हो जाएगी। फिर अदर प्रोविजन से जैसे ही शुरू करूंगा वहां पे मैं कॉपी में लिखवाना शुरू करता रहूंगा। इसलिए सेंट्रल एक्ट एकदम सामने वाले पेज पे ऊपर से ही शुरू करना, एकदम ऊपर से शुरू करना। सेंट्रल एक्ट, सेंट्रल एक्ट, लेट अस स्टार्ट सेंट्रल एक्ट। पहले मैं चार्ट बनाता हूं, उसके बाद दोबारा से वहां आकर डेफिनेशन को पढ़वाता हूं। सेंट्रल एक्ट, देखो जी, सेंट्रल एक्ट को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं। एक है आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हां जी, भारत के संविधान की शुरुआत कब हुई थी? 15 अगस्त 1911। तो 15 अगस्त क्या था? अच्छा, वाह यार, तुम तो पढ़े लिखे बच्चे हो। बिफोर कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। स्कूल लाइफ से बच्चों को कितनी नफरत होती है ना, ये देख रहा था मैं बच्चों को। वो पता लगा कल वो दंगों के कारण कोई साउथ दिल्ली के स्कूल बंद थे शायद, वो बच्चे कह रहे पापा हमारे यहां नहीं हो सकते दंगे। यार किस लिए पापा, स्कूल ऑफ हो जाएगा। कमाल हो गई, बताओ। हमारे टाइम पे भी यही नफरत होती है। एक दिन याद है, पता स्कूल में थे तो पता नहीं किस बड़े नेता की हत्या हो गई थी, तो 2-3 दिन की स्कूल की छुट्टी हो गई थी, तो हम वही स्कूल में प्रार्थना किया करते थे, यार हर हफ्ते कोई लुढ़क जाए तो खैर स्कूल से नफरत परंपराओं में चली आ रही है। चलिए, आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। अबे हमारी मैडमें नहीं होती थी यार, हमारे तो गवर्नमेंट स्कूल में ऐसे सर होते थे जालिम सिंह, नालायक, शक्ल से ही ऐसे लगते थे यमदूत हैं। डंडा, ओ एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। नालायकों, एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो यानी कि जब भारत का संविधान बना उसके बाद कोई भी कानून जो कि भारत के पार्लियामेंट के द्वारा बनाया जाएगा वो क्या कहलाएगा? सेंट्रल एक्ट कहलाएगा। बट भारत का संविधान बनने से पहले सेंट्रल एक्ट क्या है जी? एन एक्ट ऑफ डोमिनियन
legislator or of Indian legislator उम्मीद है एक्ट ऑफ डोमिनियन लेजिस्लेटर तो तुम्हें नहीं समझ आया, बट इंडियन लेजिस्लेटर तो समझ आना चाहिए। भारतीय कानून, जो कानून भारत ने बनाया, इंडियन लेजिस्लेटर, जो भारत ने बनाया कानून कॉन्स्टिट्यूशन से पहले है, संविधान से पहले हमने कोई कानून बना दिया? हां, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब बना था? 1881 में तो अंग्रेजों से हमने कॉपी किया था, बट भारत आजाद होने के बाद हमारी संसद में जो सबसे पहले कानून पास किए गए थे उनमें से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी एक था, तो इसलिए उसे नाम पड़ा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये और बात है कि ईयर 1872 है ताकि पहचान रहे कि अंग्रेजों का कॉपी किया है, बट फिलहाल हमारी संसद ने पास किया था। ठीक है, तो लिख लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल वहां नहीं लिखने केवल तुम्हारे लिए है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पास्ड बाय पार्लियामेंट, जिसे पार्लियामेंट ने पास किया था इन 1947। तो बिफोर कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में आया एक्ट ऑफ द डोमिनियन लेजिस्लेटर, ये क्या होता है अभी देखना है। और दूसरा एक्ट मेड बाय गवर्नर जनरल इन काउंसिल और गवर्नर जनरल इन लेजिस्लेटिव या लेजिस्लेटर कैपेसिटी। अब तीन चीजें इस वक्त आपके समझ से बाहर हो चुकी हैं। गवर्नर जनरल इन काउंसिल क्या है, गवर्नर जनरल इन लेजिस्लेटर कैपेसिटी क्या है? कुंदन, हाँ जी, गवर्नर जनरल इन काउंसिल का मतलब क्या है और गवर्नर जनरल इन लेजिस्लेटिव कैपेसिटी का मतलब क्या है? शुरू करें मतलब समझना। चले सबसे पहले समझते हैं डोमिनियन लेजिस्लेटर का मतलब क्या होता है। डोमिनियन लेजिस्लेटर, जी डोमिनियन लेजिस्लेटर ये क्या होता है? वैसे अगर मैं आपसे पूछूं लेजिस्लेटर क्या होता है, अभी ऊपर लिखा है मैंने कानून, तो अब डोमिनियन लेजिस्लेटर क्या है? ये जितने भी कंट्री है ना, लाइक बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, आपका म्यांमार, ऑस्ट्रेलिया, इन सब की एक कॉमन बात क्या है? ये सब ब्रिटिश कॉलोनीज थी, इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया। हम सब ब्रिटिश इंग्लैंड के गुलाम हुआ करते थे। इन सब कंट्रीज को मिलाकर हम लोग नाम देते हैं, क्या देते हैं? कॉमनवेल्थ कंट्रीज। इन्हें कॉमनवेल्थ कहा जाता है। तो इन सभी अपनी कॉलोनीज के लिए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट कानून बनाती थी ना, उसे अपन लोग नाम देते थे डोमिनियन लेजिस्लेटर। क्लियर? तो लिखेगा दैट इज लेजिस्लेशन, लेजिस्लेशन का मतलब फिर कानून, पास्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट for its colonies. Legislation passed by British government for its colonies
इज कॉल्ड डोमिनियन लेजिस्लेटर। ठीक हो गई इतनी बात। चलिए, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट कानून कैसे बनाती थी? एक तरीका तो था कि ब्रिटेन की पार्लियामेंट पास कर देती थी, तो वो डोमिनियन लेजिस्लेटर में हो गया। एक और तरीका भी था, वो क्या? हर जगह क्योंकि एक ही तरीका नहीं अपनाया जाता था इंग्लैंड के द्वारा, अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके अपनाए जाते थे। अब ये जो एक्ट है ना, जनरल क्लॉज एक्ट 1897 यानी कि इतना पुराना एक्ट है, उस टाइम तो इंडिया ने आजाद होने की सोची भी नहीं थी शायद। तो फिर उस वक्त जब इंग्लैंड ने एक्ट बनाया था तो अपनी सारी कॉमनवेल्थ कंट्रीज के लिए एक ही कानून चलाता था इंग्लैंड, वो ये वाला कानून चलाता था। हर देश में अलग अलग था। फॉर एग्जाम्पल 1857 से पहले इंडिया में किसी और तरीके से कानून चलते थे। पहले डोमिनियन लेजिस्लेटर नहीं चलता था। पहले क्या होते थे इंडिया के अंदर, क्या होते थे, गवर्नर जनरल होते थे। वो गवर्नर जनरल जो है वो कानून बनाया करते थे और वो कानून इंडिया पे लगते थे। बट जब 1857 का विद्रोह हुआ इतने बड़े लेवल पर, उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अकेले अपने पास ले लिया था, ब्रिटिश संसद ने ले लिया था इसे। अब हुआ क्या, अब होता क्या था, बाकी कॉलोनीज के लिए जरूरी नहीं था ऐसा हो। फॉर एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलिया में ऐसा नहीं था। ऑस्ट्रेलिया में अभी भी गवर्नर जनरल की परंपरा चल रही थी। तो गवर्नर जनरल क्या होते थे, क्योंकि ये ब्रिटेन के कानून थे, डिफरेंट कानून बनाने के तरीके थे, हर कॉलोनी के लिए अलग अलग हो सकता था। तो और कई कॉलोनीज के लिए ब्रिटेन वाले क्या करते थे, लिखेगा स्ट्रक्चर, ऑल्टरनेट स्ट्रक्चर followed by British government for some of its colonies, जी, अपनी कुछ कॉलोनीज के लिए वो डिफरेंट स्ट्रक्चर भी फॉलो करते थे। ये स्ट्रक्चर क्या था, इस स्ट्रक्चर के अंदर दो ऑफिसर अपॉइंट किए जाते थे, एक चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस और एक गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल नहीं आ रहे, लगा था। चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस एंड गवर्नर जनरल। प्रोविंस का मतलब क्या होता है वैसे, प्रांत। प्रांत का मतलब, सवाल उठा प्रोविंस ही ठीक था सर, क्या प्रांत बता दिया। क्या मतलब होता है वैसे प्रांत का? जब इंडिया आजाद हुआ तो इंडिया में कितनी स्टेट्स थी? द आंसर इज स्टेट्स ही नहीं थी, इंडिया में प्रोविंस थे। प्रोविंस का मतलब प्रांत। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में आज भी प्रोविंस सिस्टम चलता है। सिंध प्रांत है, पंजाब प्रांत है, बलूचिस्तान प्रांत है, गिलगिटिस्तान प्रांत है, ऐसे ही वहां पे सारे प्रांत सिस्टम चलते हैं। बट इंडिया के अंदर हमने स्टेट मॉडल अपनाया। स्टेट मॉडल का मतलब प्रांतों को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ा। फॉर एग्जांपल 60% पंजाब तो वैसे पाकिस्तान में चला गया, 40% पंजाब यहां बचा था। उस पंजाब को हमने तोड़ा तो हरियाणा बनाया, फिर उसी पंजाब को तोड़ के हमने हिमाचल बनाया। तो एक प्रांत को तोड़कर डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स छोटी छोटी हमने बना दी। ठीक हो गई इतनी बात। तो हमने स्टेट मॉडल फॉलो किया और उन्होंने कौन सा मॉडल फॉलो किया? पाकिस्तान ने प्रांत का मॉडल फॉलो किया। तो आजादी से पहले सब कुछ प्रांत ही था हमारे यहां भी। बंगाल एक इतना बड़ा प्रांत था, आधा बंगाल टूटा तो क्या बन गया? बांग्लादेश। बाकी हमारे यहां जो रह गया वो क्या रह गया? पश्चिम बंगाल रह गया। चलिए, तो चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस एंड द गवर्नर जनरल। चीफ कमिश्नर प्रोविंस, एक ऑफिसर होता था चीफ कमिश्नर, उसको कुछ प्रांत दे दिए जाते थे। जो भी छोटे छोटे प्रांत या शहर होते थे, फॉर एग्जांपल मद्रास, मद्रास एक प्रांत था उस टाइम। ये आज की डेट में क्या है? आज नहीं, अरे चेन्नई नहीं, तमिलनाडु है ना,
पहले तमिलनाडु का मेजॉरिटी हिस्सा कहलाता था मद्रास और बॉम्बे, ऐसे ही आज महाराष्ट्र की राजधानी बॉम्बे है, पहले बॉम्बे एक स्टेट या प्रांत कहलाता था, ऐसे मद्रास एक प्रांत कहलाता था। ये उन दिनों की बात है। तो ये जो छोटे छोटे प्रांत थे ना, मद्रास और बॉम्बे कंपैरेटिवली काफी छोटे प्रांत थे, फिर भी इनके लिए अपॉइंट किए जाते थे माइनॉरिटी, फॉर माइनॉरिटी टाइप्स ऑफ प्रोविंस इन ब्रिटिश इंडिया। सवाल ये उठ सकता है, सर अब हमें ये क्यों पढ़ा रहे हो, क्यों गुलामी की यादें दिला रहे हो? अब मेरा तो कसूर है नहीं इसमें, सी इंस्टीट्यूट ने सिलेबस में रखा है और इंस्टीट्यूट मजे लेने के लिए पूछ सकता है। कुंदन फोन मिलाता रहे उसे, कहीं वो आया नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। जो बड़े बड़े प्रांत होते थे, फॉर लार्जर लेवल ऑफ प्रोविंस, इसके लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट स्ट्रक्चर बनाती थी। एक ऑफिसर होता था जिसे हम कहते थे इन लेजिस्लेटर कैपेसिटी या फिर इन काउंसिल। गवर्नर जनरल इन लेजिस्लेटर कैपेसिटी और गवर्नर जनरल इन काउंसिल। गवर्नर जनरल इन लेजिस्लेटर कैपेसिटी, इसका मतलब होता था सोल डिसीजन मेकर, सोल डिसीजन मेकर। सोल डिसीजन मेकर। और एक होता था गवर्नर जनरल इन काउंसिल। काउंसिल का मतलब क्या होता है? गवर्नर जनरल हु एक्ट थ्रू कमेटी। वो गवर्नर जनरल जो कि कमेटी के थ्रू काम करता है। वो गवर्नर जनरल जो कि कमिटीज के थ्रू काम करता है, गवर्नर जनरल थ्रू काउंसिल। अब एक बार पूरी डेफिनेशन को जरा रिकॉल करेंगे मेरे साथ, जो अभी तक लिखा है हमने, एक बार रिकॉल करते हैं। चलिए, लिख लिया? लिखो लिखो, पहले लिखो फटाफट। हमने कहा जी सेंट्रल एक्ट को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं, पहला कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद और दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले। अगर भारत का संविधान हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, तो फिर उसके बाद सेंट्रल एक्ट का मतलब क्या है? जो कि हमारी संसद में पास होगा, एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। परंतु हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले मैं इसे कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं? दो पार्ट्स में। पहला, इंडिया के लिए कानून जो लगता था वो ये वाला पार्ट लगता था, ये वाला पोर्शन जो है वो इंडिया की कॉलोनी के ऊपर नहीं लगता था, बाकी ब्रिटिश कॉलोनी के लिए के ऊपर लगते थे। बट फिलहाल हम तो ब्रिटिश कानून बनाने का तरीका देख रहे हैं। पहला था एन एक्ट ऑफ द डोमिनियन लेजिस्लेटर, जो कि ब्रिटिश सरकार पास करेगी, और इंडियन लेजिस्लेटर जो कि इंडियन संसद पास करेगी, यानी कि 47 से लेकर 50 तक जो कानून बने वो। फिर एन एक्ट मेड बाय द गवर्नर जनरल इन काउंसिल, ये 1857 से पहले तक ये वाली प्रथा थी। गवर्नर जनरल इन काउंसिल और गवर्नर जनरल इन लेजिस्लेटिव कैपेसिटी, तीन तरीके के ऑफिसर ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास होते थे। एक चीफ कमिश्नर ऑफिसर, मतलब चीफ कमिश्नर किस लिए होता था? बहुत छोटे छोटे प्रांतों के लिए चीफ कमिश्नर होता था, और बड़े बड़े प्रांतों के लिए गवर्नर जनरल होता था। ये गवर्नर जनरल दो कैपेसिटी में काम करते थे, पहला इन काउंसिल और दूसरा इन लेजिस्लेटिव कैपेसिटी। अगर ये सीनियर ऑफिसर होते थे तो फिर ये लेजिस्लेटिव कैपेसिटी में काम
काम करते थे, यानी कि अकेले बैठकर जो भी कानून बनाते थे वही कानून बन जाता था। और कई बार आता था कि गवर्नर जनरल की एक बैठक होती थी, मतलब पूरी कमेटी होती थी, उस कमेटी के अंदर डिसीजन लिया जाता था और उस गवर्नर जनरल को कहा जाता था गवर्नर जनरल इन काउंसिल। क्लियर हो गई इतनी बात? तो ये कानून बनाने के कुछ तरीके थे। A to Z इसकी बड़ी डिटेल रिवीजन वीडियो अवेलेबल है, वो अवेलेबल मैं कराता रहूंगा साथ साथ। चलिए अगली डेफिनेशन, अब पहले ये देख लीजिएगा, अब इस वक्त ये डेफिनेशन पढ़ के देखिएगा। आई होप इस टाइम आपका होल्ड इस डेफिनेशन पे हो चुका होगा। सेंट्रल एक्ट क्या कहता है जी? सेंट्रल एक्ट का मतलब कि सेंट्रल एक्ट शैल मीन्स एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, सेंट्रल एक्ट शैल मीन्स एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट एंड इंक्लूड्स, ओके, an act of the dominion legislator or of the Indian legislator passed before the commencement of the constitution, कोई दिक्कत नहीं, and an act made before such commencement by the governor general in council or the governor general acting in the legislator capacity, कोई दिक्कत? चलिए हमारी अगली डेफिनेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट। बहुत ही भयंकर डेफिनेशन है, अभी तक आई तो नहीं है मगर आएगी तो पता नहीं क्या करेगी। पढ़ना शुरू करते हैं इस डेफिनेशन को। कहता है जी सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब क्या है? सेक्शन 3 क्लॉज 8, सेंट्रल गवर्नमेंट इन रिलेशन टू एनीथिंग बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मींस द गवर्नर जनरल और गवर्नर जनरल इन काउंसिल। यानी कि संविधान शुरू होने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब क्या है? गवर्नर जनरल और गवर्नर जनरल इन काउंसिल एज द केस में बी एंड शैल इंक्लूड, और इसमें इंक्लूड किया जाएगा पहला इन रिलेशन टू द फंक्शन entrusted under subsection 1 of section 124 of the Government of India Act to the government of the province, the provincial government acting within the scope of the authority given to it. In relation to the administration of the chief commissioner's province, the chief commissioner acting within the scope of the authority given to him under subsection 3 of section 94. And in relation to anything done or to be done after the commencement of constitution means the president, and shall include in relation to the function entrusted under clause 1 of article 258 of the constitution to the government of state, the state government acting within the scope of the authority। पढ़ने का फायदा क्या? तुमने बड़ा पढ़ना है, मैंने भी अंग्रेजी पढ़ी है और क्या पढ़ा है। सवाल उठा ये याद करना है, हाँ ये याद कैसे होगा? मैं कहूंगा बहुत इजी है, चार्ट में डिवाइड करते हैं, देखो कैसे याद नहीं होता। याद तो करना ही है, कोई स्कोप तो है नहीं ना हमारे पास ना करने का। 12 नंबर पे एक्ट है, बताओ कैसे छोड़ सकते हैं उनसे? है बड़ा पका हुआ एक्ट। अभी तो जो चीजें आएंगी देखना कितनी अजीब अजीब चीजें आएंगी। हाँ मगर ये ना शुरू हुई थी परंपराएं, अब आजादी के बाद जब हम लोगों ने थोड़े लॉ बनाने शुरू किए, या इंग्लैंड वालों ने भी जब 1960 वगैरह के करीब लॉ बनाए, पहले ना फॉलो नहीं किया जाता था इन चीजों को। तो कई बार आप उसकी डेफिनेशन आप देखोगे नेगोशिएबल की सेक्शन 7 में है, ऐसे इसकी देखोगे सेक्शन 3 में है। तो पहले ये चीजें फॉलो नहीं की जाती थी स्ट्रिक्ट, लेटर ऑन फिर बाद में थोड़ा लॉ बनाते हुए अक्ल आई कि हाँ जी ऐसा करना चाहिए। चलिए सेंट्रल गवर्नमेंट कौन है? कुंदन ट्राई कर ले फिर। सेंट्रल गवर्नमेंट कौन है? क्या? चलो सेंट्रल गवर्नमेंट बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन, आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन, बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन एंड आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन means and includes, means and includes, means में क्या आएगा? गवर्नर जनरल
इन काउंसिल, गवर्नर जनरल इन काउंसिल और गवर्नर जनरल। लो जी, ये तो आया मीन्स में। अब मीन्स और इंक्लूड्स का मतलब क्या होता है? ये आप स्टैट्यूट के चैप्टर में पढ़ोगे। एक होता है मीन्स। मीन्स का मतलब होता है जो है बस यही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। इसको हम इनकम टैक्स में वैसे तो पढ़ा होगा यार, ये इनकम टैक्स की डेफिनेशन में तो बहुत ज्यादा समझाया जाता है क्योंकि वहां तो बहुत ज्यादा रेलेवेंट है, तो इसलिए तो ये इनकम टैक्स में रेलेवेंट है। मीन्स का मतलब है जो है बस यही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। दिस इज कॉल्ड एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव लिस्ट कहा जाता है इसे। और एक होता है इंक्लूड्स। इंक्लूड्स का मतलब बाकी बहुत कुछ भी है, ये भी है, बाकी बहुत कुछ भी है। समझ आया? जैसे कई जगह रेजिडेंट की डेफिनेशन दी होती है कि रेजिडेंट इंक्लूड्स वो व्यक्ति जो कि विदेश से भारत आया है एम्प्लॉयमेंट के लिए, वो रेजिडेंट है। जो विदेश से भारत आया है इंक्लूड्स, रेजिडेंट इंक्लूड्स। सवाल उठा, मैं इंडिया में पैदा हुआ, इंडिया में बड़ा हुआ, पासपोर्ट तक नहीं बनाया, आज तक बांग्लादेश का बॉर्डर तक नहीं देखा, क्या मैं रेजिडेंट हूं या नहीं हूं? मैं तो हुई हूं। वो कहता है उसमें इंक्लूड वो भी किए जाएंगे जो इंडिया के बाहर से आए, किस लिए? एम्प्लॉयमेंट के लिए। समझ आई बात? तो इंक्लूड का मतलब इसके अलावा बहुत कुछ है, और मींस का मतलब जो है बस यही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो मींस एग्जॉस्टिव है और इंक्लूड्स इंक्लूसिव है। ये हम स्टैट्यूट के अंदर फिर इस पे चर्चा करेंगे, बट फिलहाल मींस हो गया। अब इंक्लूड्स पे आएगा। एंड इंक्लूड्स ज्यादा बड़ी डेफिनेशन है, तो हम इंक्लूड्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। इंक्लूड्स, लो जी शुरू करूं। एंड इंक्लूड्स in relation to functions entrusted to government of province, the provincial गवर्नमेंट। सवाल उठा, एक मिनट रुक जाना। सवाल उठा, सर आप कह रहे हो इंडिया में प्रोविंस चलता नहीं है, तो फिर ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट क्यों आ रही है? हम कह रहे हैं बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान से पहले की बातें कर रहे हैं। द प्रोविंशियल गवर्नमेंट एक्टिंग विद इन द स्कोप ऑफ अथॉरिटी given to it, the scope of authority given to it। पढ़ के देखो, कोई दिक्कत? तो जो फंक्शन प्रांतीय सरकार को दिए जा चुके हैं, वहां पे वो प्रांत की सरकार, ये वाला ऊपर ऐसे वाला, तो ये तो पहले ही था। चलिए, इन रिलेशन टू एडमिनिस्ट्रेशन of chief commissioners province the chief commissioner acting
within the scope of authority given to him. Within the scope of authority given to him. जरा पढ़ के देखिएगा, बताइए किसी शब्द में कोई दिक्कत? आई डोंट थिंक सो कि अब दिक्कत होनी चाहिए। अगर प्रांत सरकार है तो जो प्रांत सरकार है वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, नहीं तो चीफ कमिश्नर सेंट्रल गवर्नमेंट है। कोई दिक्कत? बढ़ सकते हैं आगे। अब इस डेफिनेशन को मैं एलएमएस पे भी, वैसे एलएमएस पे जरूरत नहीं, वो उस पे करवाया हुआ है, रिवीजन क्लिप में डिटेल में चर्चा की हुई है इस पे। चलिए, तो ये तो हमने कहा सेंट्रल गवर्नमेंट बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन। अब सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगी? आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन पे आएगा सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर commencement of कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन आरंभ होने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब क्या है? दोबारा दो शब्द, एक मीन्स एंड एक इंक्लूड्स। ये डेफिनेशन अभी आनी रह गई है पेपर में, अभी तक आ सकती है, ध्यान रखना। मीन्स एंड इंक्लूड। मीन्स कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बाद हर कानून पे किसकी मोहर लगती है हमारे यहां? प्रेसिडेंट की। एंड इंक्लूड्स पहला, in relation to functions entrusted to government of state. दूसरा, in relation to administration of Part C state. Third, in relation to administration of UT. UT मतलब उत्तराखंड, यूनियन टेरिटरी, ध्यान रखना। आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेसिडेंट एंड इंक्लूड्स। भारत के संविधान में अगर कोई कानून बनाने की पावर, पहले यहां तक लिख लो। हो गई बात? पहुंच रहे हैं ना? भारत के संविधान में अगर कानून बनाने की पावर स्टेट को दी गई है, कुछ कानून स्टेट बनाती है। फॉर एग्जांपल, पुलिस वगैरह का नियंत्रण किसके पास होता है? स्टेट के पास होता है। पुलिस का नियंत्रण सेंटर के पास नहीं होता। दिल्ली फिर पूरा स्टेट नहीं है ना, दिल्ली स्टेट नहीं है। अब दूसरी बात, इन रिलेशन टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पार्ट सी स्टेट। पार्ट सी स्टेट का कल्चर खैर आजकल हमारे यहाँ चलता नहीं है। पार्ट सी स्टेट 1963 में जब हमने पुर्तगालियों को भगा के गोवा लिया था उनसे अपना, 1963 तक, अदरवाइज गोवा पे पुर्तगालियों का अधिकार था। तो फिर ये जो गोवा जैसी स्टेट थी ना, गोवा, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये जो स्टेट थी ना, ये बड़ी छोटी छोटी स्टेट थी। तो इन स्टेट्स को मैनेज करने के लिए हम लोग कहते थे एडमिनिस्ट्रेशन इनका कैसे किया जाएगा, इनका ना जो आसपास की स्टेट होगी वो लोग इनके ऊपर नियंत्रण रखेंगे। तो इन्हें हम पार्ट सी स्टेट कहते थे। आजकल हम पार्ट सी पार्ट ए के अंदर नहीं खेलते, तो आजकल तो नॉर्मल स्टेट है ये बस। पहले एक टाइम पे हम, जब ये आजाद होती रही थी स्टेट, तो इन्हें हम ऐसे ऐसे नाम देते थे, पार्ट सी स्टेट कहलाती थी। थर्ड था इन रिलेशन टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूटी। यूटी के अंदर कौन कौन आता था?
आपका दिल्ली यूटी के अंदर था, आजकल स्टेट है मगर पूरी स्टेट नहीं है वो, और चंडीगढ़ और पौंडीचेरी, ये सब आपका यूटीज के अंदर आते थे। चलिए आप पुडुचेरी। फिलहाल अगर स्टेट को कोई अधिकार दिए गए हैं इन रिलेशन टू द फंक्शन एंट्रस्टेड टू द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, अगर स्टेट को अधिकार दिए गए हैं तो फिर स्टेट गवर्नमेंट acting within the scope of its authority. The state government acting within the scope of its authority. अगर स्टेट को कोई अधिकार दिए गए हैं तो स्टेट गवर्नमेंट एक्टिंग विद इन द स्कोप ऑफ इट्स अथॉरिटी, जो भी स्टेट गवर्नमेंट काम कर रही है वो माना जाएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है। ठीक है। दूसरी बात, इन रिलेशन टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पार्ट सी स्टेट, पार्ट सी स्टेट के लिए क्या माना जाएगा? चीफ कमिश्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर और गवर्नमेंट ऑफ नेबरिंग स्टेट, नेबरिंग स्टेट। और यूटी के लिए क्या होगा? एडमिनिस्ट्रेटर। कौन होता है एडमिनिस्ट्रेटर? उपराज्यपाल होते हैं यहां पर, जो कि आपको देखते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर भी कह सकते हो ना। एडमिनिस्ट्रेटर देयर ऑफ एक्टिंग विद इन द स्कोप ऑफ अथॉरिटी, ऑफ अथॉरिटी। मैं चाहता हूं एक बार आप डेफिनेशन पूरा पढ़ के देखिए और बताइए कोई भी दिक्कत। गिवन टू हिम, यहां पे लिख लेना। ओहो, अरे यार एक और शब्द रह गया, ये सेकंड वाले में रुक जाना। ये लिख लिया, पहले पूरा लिख लिया, लिखो इसे। or any other authority acting within the scope of authority given to him, within the scope of authority given to him. लिख लिया? चलिए अभी हम डेफिनेशन और नहीं करेंगे, हम अब करते हैं पहले एक सेक्शन जिसका नाम है सेक्शन 5। ये भी बुक में कीजिएगा, बुक में देखिएगा सेक्शन 5 दिया हुआ एक। 3 मिनट, बस 3 मिनट। चलिए सेक्शन 5 दिख रहा है बुक में, उसके सामने वाले पेज पे बनाइएगा। पूरा पेज भर गया? कॉपी में आओ, फिर कॉपी में आओ, लिखो जी कॉपी में इफेक्टिव डेट। नहीं नहीं, ज्यादा जगह नहीं चाहिए, छोड़ो, कॉपी में आ जाओ फिर। इफेक्टिव डेट सेक्शन 5, या अगली क्लास में कराऊं? अगली में कराऊं, सेक्शन शुरू हो रहे हैं। चलो अगले, क्योंकि सेक्शन शुरू हो रहे हैं ना, मेन मतलब मेन टॉपिक पे आ रहे हैं, अब सेक्शंस पे आ रहे हैं। नहीं नहीं, डेफिनेशन अभी है ना, मैंने कहा ना इन 2 डेफिनेशन की अभी मुझे जरूरत बहुत पड़ेगी अब।